हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एज रॉकेट। फ्रेंड्स, ये सोशल साइंस की सीरीज स्टार्ट की गई है, उसकी नेक्स्ट वीडियो है। इस वीडियो में हम ब्लॉक 3 की यूनिट 10 और यूनिट 11 लेकर आने वाले हैं। ब्लॉक 3 टोटल हम 2 वीडियोस में कवर करेंगे, उसके बाद ब्लॉक 4 की हम 2 वीडियोस लेकर आएंगे। तो ब्लॉक 3 की जो फर्स्ट वीडियो है, इसमें हम हिस्ट्री की लर्निंग एक्टिविटीज़, जो स्ट्रैटेजीज़ है, टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजीज़, वो लेकर आएंगे। और उसके बाद नेक्स्ट में हम पॉलिटिकल साइंस की लेकर आएंगे, और उसके बाद ज्योग्राफी की, और लास्ट में इकोनॉमिक्स की। तो फ्रेंड्स, ये वीडियोस बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। 1 बाय 1 जो टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजीज आपकी बुक्स में दिखाई हुई है, एक जनरल वे में और एक 5E अप्रोच में, वो हम वीडियो के लास्ट में कवर अप करने वाले हैं कि कैसे आप एग्जाम में इसको इन ब्रीफ लिख सकते हो। और मेन पॉइंट्स हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे, और जिसकी PDF हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर शो कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यूनिट 10 इवेंट्स एंड प्रोसेसेस। देखिए, इसमें हम क्या बात करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स की, फ्रेंच रिवॉल्यूशन और कैसे उस पर टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजी बनाई जाए, उसके बाद नेशनलिज्म और कैसे उस पर टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजीज बनाई जाए। तो फ्रेंड्स, इसमें 5E पर बेस्ड टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ या स्ट्रैटेजीज आपको दी हुई हैं, जो हम वीडियो के लास्ट में आपको दिखाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आइए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इन ब्रीफ हम आपको ये सब बताने वाले हैं कि क्या था इसमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है, पहले के टाइम में हिस्ट्री को जो फोकस किया जाता था ओनली इन इवेंट्स एंड हैपनिंग्स, कौन सी घटनाएं हो रही हैं, कौन से इवेंट्स हो रहे हैं, सिर्फ इन सब पर। लेकिन ओवर द टाइम क्या हुआ, इसकी बहुत आलोचना की गई, जिसके बाद हिस्ट्री को सोशल, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल प्रोसेसेस जो हो गए वो मेन कंसर्न बन गए। तो हुआ क्या, फिर इनके इंटर रिलेशनशिप के बारे में बात की गई और हॉलिस्टिक हिस्ट्री के बारे में बात की गई। तो मार्क्सिस्ट और एनल स्कूल्स कुछ ऐसे लेकर आई चीज़ों को, जैसे कि इन्होंने बोला कि ये जो है एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक थ्योरी है, जिसमें सोसाइटी की कोई क्लास नहीं है, यहाँ पे हर एक पर्सन विद इन द सोसाइटी एक कॉमन गुड के लिए काम कर रहा है। तो ये जो इवेंट थे फोकस में आए, और राइटिंग ऑफ इमैनुअल लेरॉय लाड्यूरी, जिन्होंने एग्जामाइन किया था एक कार्निवल फ्रांस में, और हाईलाइट किया कि कैसे एक जो इवेंट है, कोई भी अगर घटना होती है तो वो कैसे किसी प्रोसेस को उजागर कर देती है। तो ये सब इन्होंने बताया, और उसके बाद हिस्ट्री को तब से इवेंट्स और प्रोसेसेस के इंटर रिलेशनशिप के बारे में बात की जाने लगी। तो यहाँ पर आपको डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ हिस्ट्री और उसके इंटर रिलेशनशिप के बारे में बताया जाएगा। और इसमें हम ये भी देखेंगे कि कैसे हिस्ट्री की जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको एक बारीकी वे में यहाँ पर दिखाया गया है। तो 2 इवेंट्स यहाँ पे लिए हैं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन और इंडियन नेशनलिज्म, उसका क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा और कैसे हिस्ट्री उसके बाद काफ़ी चेंज हुई। तो ये सब हम यहाँ पे देखेंगे। तो डिफरेंट लर्निंग स्ट्रैटेजीज है, डिफरेंट ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की, कि आफ्टर दिस यूनिट आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले देखिए, मेजर टर्म्स, कॉन्सेप्ट, ट्रेंड्स, जो भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन और इंडियन नेशनलिज्म से रिलेटेड है वो हम यहाँ देखेंगे। उनके मीनिंग्स क्या हैं, अलग अलग मीनिंग्स क्या निकल रही हैं, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं अकॉर्डिंग टू द कंटेंट, कौन कौन से एड्स हमने यूज़ किए हैं, कैसे आप ये इन्फॉर्मेशन अपने स्टूडेंट्स को कन्वे कर सकते हैं, असेसमेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं, कॉस्केलिस्टिक एक्टिविटीज़ कौन सी हैं जो आप लर्निंग ऑब्जेक्टिव को गेन करने के लिए यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन की। अमेरिकन रिवॉल्यूशन आई, यानी अमेरिका क्रांति आई, जिसके बाद सोशली और इकोनॉमिकली लोगों पर बहुत इफेक्ट पड़ा। तो एक तरह से इम्बेलेंस्ड हो गई फ्रांस की लाइफ, जिसमें पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने के लिए एक और इवेंट ने टेक प्लेस किया, जिसे हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन कहते हैं। तो ये 1789 से 1799 में हुआ था, और इसका रिजल्ट क्या हुआ, इम्पैक्ट पड़ा हमारी ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म पे ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो हुआ क्या, पीपल जो थे फ्रांस में वो सफर्ड किए ओल्ड रेजाइम से। ओल्ड रेजाइम का मतलब क्या है फ्रेंड्स, ओल्ड रेजाइम का मतलब है ओल्ड रूल, यानी पॉलिटिकल और जो सोशल सिस्टम था किंगडम ऑफ फ्रांस का, इंस्टीट्यूशन और सोसाइटी जो भी थी 1789 यानी फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले फ्रांस में, तो वो सब दोबारा चीज़ें देखने को मिली। यहाँ पे जो थे 3 एस्टेट में सोसाइटी को बांटा गया था। 3 एस्टेट का मतलब क्या है कि 3 लेवल पर बांटा गया। पहले पर जो आते थे क्लर्जीज, जो मोस्ट हाईली पादरी वगैरह जिसे आप बोलते हो। सेकंड में आते थे नोबलिस्ट वगैरह, तो नोबिलिटी टाइप से इसको बांट दिया गया। थर्ड में आते थे कॉमन मैन, जैसे कि सर्वेंट हो गए, लेबरर्स हो गए, और मर्चेंट्स हो गए, लॉयर हो गए। तो जो भी प्रोडक्टिव क्लासेस थी वो हमारी थर्ड में आती थी। तो फ्रेंड्स, हुआ क्या, गवर्नमेंट ने टैक्स लगाए हुए थे। टैक्स सिर्फ थर्ड क्लास को ही पे करना पड़ता था, फर्स्ट और सेकंड के लिए कोई टैक्स नहीं था। बेसिक सर्वाइवल भी लोगों का एंडेंजर्ड हो चुका था। प्राइस बढ़ते जा रहे थे, वेजेस कुछ थी नहीं। एजुकेशन तो थी, लेकिन कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं था जहाँ पे लोग अपना टैलेंट दिखा सकें या फिर उसको यूटिलाइज किया जा सके। और जैसा कि मैंने आपको बताया, जो टैक्स था वो सिर्फ थर्ड एस्टेट वालों को ही पे करना पड़ता था। सेंसरशिप रूल था। सेंसरशिप का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, सेंसरशिप का मतलब ये होता है कि सप्रेशन ऑफ स्पीच, यानी लोगों को बोलने का मौका नहीं दिया जाता था। पब्लिक कम्युनिकेशन
इन्फॉर्मेशन या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन बहुत ही इनकन्वीनियंट वे में लोगों को मिलती थी और कई बार तो मिलती ही नहीं थी। तो जिस तरह से अगर उनको कोई अपना राइटिंग या कोई भी आर्टिकल जो है पब्लिश भी कराना होता था तो उनको पर्टिकुलर गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए होता। फ्रेंड्स देखिए ऑरिजिन क्या है रेवोल्यूशन का। 1774 में फ्रांस में किंग लुइस 16 राजा के पद पर थे। उस समय बिल्कुल इसका दिवालिया निकल चुका था, बैंकरप्ट वाली कंडीशन हो चुकी थी, क्योंकि एक तो अमेरिकन रिवॉल्यूशन में इतना ज़्यादा खर्चा हुआ था, इनका इन्वॉल्वमेंट थी। तो एक तो इफेक्ट ये है। दूसरा जो किंग कोर्ट था उस समय वर्सेल्स में बहुत ही लग्जरियस खर्चे थे उसके। और तीसरा बैड हार्वेस्ट हुई थी, उस समय कोई भी इतनी अच्छी फसल नहीं हुई थी, तो जिसमें जो भी फूड ग्रेन्स था उसके प्राइसेस भी बहुत बढ़ने लग गए थे। तो इस सारी कंडीशन को रिस्टोर करने के लिए सबसे पहले किंग ने सोचा, वो मजबूर था हैवी टैक्सेस करने के लिए। टैक्सेस उन्होंने बढ़ा दिए और जो सिर्फ थर्ड एस्टेट वालों को ही पे करना पड़ता था। तो इसने क्या किया, एक असेंबली बुलवाई 5 मई 1789 को, जिसमें तीनों एस्टेट्स के लोग थे। देखिए जो फर्स्ट और सेकंड एस्टेट थी उनकी पॉपुलेशन इतनी नहीं थी, जो थर्ड एस्टेट थे वो ग्रुप ऑफ कॉमन पीपल थे, तो वो लोग बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में थे। लेकिन उनको जो वोट्स, अगर यहाँ पे वोटिंग सिस्टम होता था तो उनके वोट्स को डी वोट भी किया जाता था, वीटो पावर भी लगाई जाती थी बाकी 2 स्टेट्स के द्वारा। और उनमें बहुत ही कम थे जिनके पास अपनी ज़मीन थी और बाकी बहुत मजबूर थे टैक्स पे करने के लिए, जिसे जो टैक्स वो देते थे उसे हम टेल के नाम से जानते हैं। और भी ये तो डायरेक्ट टैक्स था, उसके अलावा काफ़ी सारे इनडायरेक्ट टैक्स थे जो गवर्नमेंट उनसे ले रही थी। नोबिलिटी और क्लर्जी को कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ता था। तो ओल्ड रिजाइम वाला सिस्टम था। उसके बाद कुछ फ्रेंच फिलोसफर्स आए, जैसे कि जॉन लॉकी आए, जे रूसो आए, मॉन्टेस्क्यू आए, जिन्होंने अपनी राइटिंग से इन लोगों को अवेयर किया, इन लोगों को जगाया कि भाई जो डिवाइन और एब्सोल्यूट पावर जो मोनार्की आपकी उसमें चल रही है फ्रेंच में, ये सही नहीं है। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट जो होनी चाहिए वो शुड बी बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। तो इन्होंने सॉवरेनिटी की मांग रखी, यानी सर्वोच्च सत्ता, ऐसी सत्ता जो लोगों के द्वारा ही होनी चाहिए, लोगों से ही गवर्नमेंट बननी चाहिए। और जैसे कि आज है हमारे 3 ऑर्गन्स, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये पहले ही मांग इसकी कुछ राइटर्स के द्वारा कर दी जा चुकी थी। और जो और भी फिलोसफर्स थे उन्होंने भी लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी की मांग की है। आइडियाज़ को इन्होंने अपने उसमें फ्रेंच में लाने की कोशिश की। देखिए आउटब्रेक कैसे हुआ, रेवोल्यूशन का स्टार्ट कैसे हुई। जैसे कि मैंने आपको बताया लुइस 16 थे, उन्होंने एक असेंबली बुलाई थी। फर्स्ट और सेकेंड एस्टेट के मिलाकर यहाँ पे 300 मेंबर थे, जबकि खाली थर्ड एस्टेट के यहाँ पर 600 मेंबर्स थे। होता क्या था, अगर वोटिंग सिस्टम होती थी तो एक एस्टेट एक ही वोट देता था, लेकिन थर्ड एस्टेट वालों ने मांग की कि यहाँ 1 मेंबर 1 वोट होना चाहिए। लेकिन किंग ने इस जो आइडिया था इसको खारिज कर दिया और उसके बाद इन्होंने क्या किया, थर्ड एस्टेट वाले वहाँ से चले गए और अपनी एक असेंबली 20 जून 1789 को इंडोर टेनिस कोर्ट पर जाकर जमा हुए और एक असेंबली जिसे नेशनल असेंबली ऑफ फ्रांस का नाम दिया बना दी। इन्होंने ओथ ली कि हम तब तक अलग नहीं होंगे जब तक एक हमारा फ्रांस का एक अलग से कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा। तो यही एक फेमस टेनिस कोर्ट ओथ के नाम से जाना गया। फ्रेंड्स काफ़ी सारे मेजर इवेंट थे इस रेवोल्यूशन के, तो देखिए 1 बाय 1 हम देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791, जैसे कि मैंने आपको बताया ये टेनिस कोर्ट में जाकर जमा हुए और एक कॉन्स्टिट्यूशन की मांग रखी थी। तो 1791 में इन्होंने एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया था, जिसमें 2 पार्ट्स में इन सिटीज़न को डिवाइड किया गया और कॉन्स्टिट्यूशन में डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द मैन एंड सिटीज़न डिसाइड किए गए, जैसे कि राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये सारे जो राइट्स थे वो ह्यूमन के वो उसमें लिखे गए। लेकिन फिर भी कुछ लोग इससे खुश नहीं थे, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन भी जो बना था वो इंपॉर्टेंस देता था रिच पीपल को। तो फ्रेंड्स जो एक इसके बाद भी एक पॉलिटिकल क्लब बनाया गया जैकोबिन क्लब्स के नाम पे। तो इन्होंने क्या किया, एक रिबेलियन यानी विद्रोह स्टार्ट कर दिया अगेंस्ट किंग के खिलाफ और उस पर अटैक कर दिया। तो फिर से दोबारा इलेक्शन हुए और नई एक असेंबली बनी जिसे कन्वेंशन का नाम दिया गया, इलेक्टेड असेंबली, जो 21st सेंचुरी 1792 के बाद फिर फ्रेंच को एक रिपब्लिक घोषित कर दिया गया। उसके बाद जो सेकंड एक्टिविटी है वो है रेन ऑफ टेरर, रूल ऑफ जैकोबिन्स। जैसे कि कुछ पॉलिटिकल क्लब ने एक जैकोबिन क्लब्स नाम से बना दिया था, तो रेन ऑफ टेरर चल रहा था 1793 से 94 के बीच में। उस समय जो डिक्टेटरशिप का रूल चल रहा था, यानी एक तानाशाह वाला रोल था जो रॉबेस्पियर निभा रहे थे। अगर कोई भी उनकी पॉलिसी को मना कर देता था तो वो उनको या तो अरेस्ट करा देते थे या फिर पनिश कर देते थे। और एक बहुत ही काफ़ी डेंजरस एक गिलेटाइन नाम का एक वेपन था जिससे वो अपने दुश्मनों को मारते थे, जो डायरेक्ट गर्दन काट देता था किसी भी इंसान की। तो जी जैकोबिन गवर्नमेंट जब भी हटी, फिर उसके बाद नया कॉन्स्टिट्यूशन आया जिसमें जिन लोगों के पास ज़मीन नहीं थी या नॉन प्रॉपर्टी जो सेक्शन था सोसाइटी का, उनको वोटिंग का कोई भी अधिकार नहीं था, जिससे जाकर फॉर्मेशन हुआ 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल का और एक जो डायरेक्टरी कंसिस्ट कर रही थी वो 5 मैन एक उसमें थे यहाँ पे। आफ्टर इलेक्शन उसके बाद 1804 में नेपोलियन बोनापार्टे को यहाँ का एम्परर घोषित
उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, रोल ऑफ वुमेन क्या है फ्रेंच रेवोल्यूशन में। रोल ऑफ वुमेन देखिए ऑलमोस्ट क्या था, वुमेन्स को बर्डन किया जाता था बाय अब्यूजिंग पावर। उनके पास कोई भी अथॉरिटी राइट नहीं था, उनको वोटिंग का भी अधिकार नहीं था। इवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 79 में इनको एक पैसिव सिटीजन के तौर पर माना गया। तो इन्होंने क्या किया, अपना एक पॉलिटिकल क्लब बनाया और अपने राइट्स के लिए लड़े, और उसके बाद 1946 लगभग करीब 150 साल बाद इनको जो है वोटिंग का राइट मिला। कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए रेवोल्यूशन के, रेवोल्यूशन जब हुआ उसके बाद पूरा फ्रांस एक ही छतरी के नीचे आ गया। तो जिससे क्या हुआ, लोगों की पावर, एकजुट होता है कोई इंसान, एकजुट होता है अगर कोई परिवार, तो उसकी पावर देखिए डबल हो जाती है। तो यहाँ पर जो नेशनल स्टेट की पावर थी वो बढ़ गई। फ्रेंच रेवोल्यूशन में आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी, ये सब चीज़ें आ चुकी थी। सेंसरशिप जो भी था उसको अबॉलिश कर दिया गया था। अब लोगों को बोलने का अधिकार था, अपने पॉइंट ऑफ व्यू थे जो लोगों के सामने रख सकते थे। तो राइट ऑफ मैन और राइट ऑफ सिटीजनशिप यहाँ पे आ चुका था, और ये सबका एक नेचुरल राइट हो चुका था। और उस समय मेजर सोशलिस्ट रेवोल्यूशन थे ऑफ द 20th सेंचुरी इन रशिया, चाइना और क्यूबा, जिन्होंने इंस्पिरेशन लिया फ्रॉम द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंड आइए देखते हैं इस फ्रेंच रेवोल्यूशन पर कैसे टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजी बनी हुई है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप ध्यान रखिए, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, 3 चीज़ें, एक ऑब्जेक्टिव्स, एक टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ और लास्ट में असेसमेंट या इवैल्यूएशन। ये 3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं किसी भी टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजीज़ को बनाने के लिए। इसका इन ब्रीफ आपको वीडियो के लास्ट में दिखाई देगा, लेकिन जो बुक में दिया हुआ है वो हम पहले यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। देखिए किसी भी टॉपिक की स्ट्रैटेजी, लर्निंग स्ट्रैटेजीज़ बनाने के लिए आपको सबसे पहले उसके ऑब्जेक्टिव डिफाइन करने हैं। तो ऑब्जेक्टिव आप क्या क्या ले सकते हो एट द एंड ऑफ स्टूडेंट्स को क्या क्या पता होगा, देखिए इस टॉपिक के ख़त्म होने के बाद। कॉजेज़ क्या थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के, उसके बाद ड्यूरिंग 18th सेंचुरी फ्रेंच सोसाइटी कैसी थी, 3 एस्टेट जो थे उनका फ्लो चार्ट आप बनवा सकते हैं, वो बनाना सीख जाएंगे। आइडियाज़ क्या थे फ्रेंच फिलोसफर्स के, उसके बाद एक टाइमलाइन आप मेजर इवेंट्स की प्रिपेयर करवा पाएंगे। रिजल्ट रेवोल्यूशन के वो जान पाएंगे। इम्पैक्ट क्या क्या पड़ा था फ्रेंच रेवोल्यूशन का हमारी वर्ल्ड हिस्ट्री पर, और उसके बाद कैसे इंडियन नेशनलिज्म जो था एनजेंडर्ड हुआ था बाय फ्रेंच रेवोल्यूशन। प्री रिक्विजिट में आपको प्रायर नॉलेज बच्चों की देखनी थी, उनको कुछ टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, जैसे फेडरलिज्म है, अमेरिकन रिवोल्यूशन और डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। फेडरलिज्म क्या होता है, एक सोशल सिस्टम है एग्जिस्टिंग इन द मेडिवल यूरोप इन विच पीपल वर्कड एंड फोर्ट फॉर नोबल्स हु गेव देम प्रोटेक्शन एंड लैंड इन रिटर्न। उसके बाद कुछ एड्स, जिसमें आप लर्निंग एड्स, पिक्चर, हैंड आउट, एक्सर्प्ट मतलब कुछ एक्सट्रैक्ट मेन पॉइंट्स वगैरह, और कुछ राइटिंग्स वगैरह, ये सब आपको एज अ लर्निंग एड यूज़ कर सकते हो। तो टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी देखिए 5 ईयर बेस्ड अप्रोच पे है, जैसा मैंने आपको बताया। तो सबसे पहले एंगेज होने के लिए आपको बच्चों को इंडिविजुअल वर्क देना पड़ेगा। उनको कुछ ऐसे काम दीजिए वो सारे बच्चे उसमें एंगेज हो जाएं। उनको मतलब इससे पहले के टॉपिक जैसे रिवोल्यूशन क्या होती है, वॉर क्या होती है, उनके बीच में डिफरेंस आप बताइए। तो एक काम आप ये दे सकते हो। उसके बाद आप इनको मतलब कुछ एक्सरसाइज वगैरह दे सकते हो, रिवोल्यूशन और वॉर के पॉइंट्स बता सकते हो, जैसे रिवोल्यूशन क्या होती है, वॉर क्या होती है। तो ये फर्स्ट स्टेज थी, एंगेज कर सकते हो। उसके बाद जो सेकंड है एक्सप्लोर में आप बच्चों को टॉपिक से इंट्रोड्यूस करा सकते हो, और जो भी पिक्चर्स आप उनको दिखा रहे हो उनके मतलब नेम उनसे पूछ सकते हो। उनको इस तरह से पता चल जाएगा कि कौन कौन से ऐसे फिलोसफर जो उस टाइम की हिस्ट्री से बिलोंग करते हैं। तो उन्हें खुद से काम करने दीजिए, उनसे पूछिए, उनको बताइए। जैसे ही आपका ये सेकंड एक्सप्लोरेशन वाला खत्म हो जाएगा, आप टॉपिक की अनाउंसमेंट कर सकते हो कि आप किस टॉपिक के बारे में आज उनको बताने वाले हैं। थर्ड जो स्टेज है वो देखिए एक्सप्लेन की। एक्सप्लेन में आप प्रेजेंटेशन दे सकते हो। प्रेजेंटेशन किसी भी चीज़ के ऊपर हो सकती है, जैसे अब यहाँ फ्रेंच रेवोल्यूशन है तो आप उनको कॉजेज़ बता सकते हो, उस पर पर्टिकुलर वेन डायग्राम बना सकते हो, स्टूडेंट्स को डिवाइड कर सकते हो, उनसे भी पूछ सकते हो कि जो मैंने आपको हिस्ट्री बताई उनमें पॉलिटिकल कॉजेज़ कौन से थे, इकोनॉमिक कॉजेज़ कौन से थे, सोशल कॉजेज़, इंटेलेक्चुअल कॉजेज़, तो ये सब कर सकते हो। उसके बाद देखिए असेसमेंट आप यहाँ से हर स्टेज पे कर सकते हो। असेसमेंट में आप जो जो बताते जाएंगे बच्चों से पूछते जाएंगे, कुछ क्वेश्चनिंग कर सकते हो। काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ आप इस स्टेज पर करा सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट है इलेबोरेट कर सकते हो। आपने जो भी चीज़ें बताई है कोजेज़ को थोड़ा और डिफाइन कर सकते हो, मेजर इवेंट्स बता सकते हो, कॉन्सिक्वेंसेस बता सकते हो, कंपेयर करा सकते हो, समराइज़ करा सकते हो। कोजेज़ को देखिए अलग अलग इन्होंने दिया हुआ है काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ के द्वारा। तो कोलैबोरेटिव वर्क कराया है, पॉलिटिकल कॉजेज़ हैं, सोशल कॉजेज़ हैं, उसके बाद क्या क्या इकोनॉमिक कॉजेज़ रहे थे उनके, तो ये सब यहाँ पर दिया हुआ है। फ्रेंड्स इन ब्रीफ मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि अब एग्जाम में भी ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आप इतना मोर देन इनफ है आपके लिए फॉर एग्ज़ाम। उसके बाद इस स्टेज पर भी आप उनको असेसमेंट करा सकते हो। काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ आप करा सकते हो, जैसे कि रोल प्ले है, कोई प्रॉब्लम आप उनको दे सकते हो, एक्टिविटीज़ ग्रुप में भी करा सकते हो, इंडिविजुअल भी करा सकते हो, ब्रेनस्टॉर्मिंग करा सकते हो, डिबेट करा सकते हो, डिस्कशन करा सकते हो और असेसमेंट ले सकते हो। उसके बाद जो है एक्टिविटी 4 क्या है, इन्होंने दे ही डिबेट के ऊपर दी है। तो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ इन्होंने करा रखी हैं, देखिए। फिर उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रेवोल्यूशन है,
और फिर जो लास्ट है वो है आपका इवेल्युएशन। तो स्टेजेस 1 एंगेज किया आपने, इंडिविजुअल वर्क दिया, एक्सप्लोर इंट्रोडक्शन कराया, फिर उसके बाद अनाउंसमेंट किया टॉपिक का, फिर स्टेज 3 में आपने एक्सप्लेन किया, प्रेजेंट करके दिखाया, फिर स्टेज 4 में आपने काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ कराई, एलेबोरेट किया, कॉजेज बताए, कॉन्सिक्वेंसेज बताए, समराइज़ किया, काफ़ी और भी एक्टिविटीज़ कराई, ब्रेनस्टॉर्मिंग, रोल प्ले, डिबेट, डिस्कशन, ये सब कराया। अब है लास्ट में इवेल्युएशन। इवेल्युएशन में आप उनसे काफ़ी सारा एज अ होमवर्क भी दे सकते हो, एक मॉक कंडक्ट करा सकते हो, स्क्रैप बुक प्रिपेयर करा सकते हो, कोई भी चार्ट बनवा सकते हो, मॉडल बनवा सकते हो। इस तरह से आप इस टॉपिक को एवेल्युएट कर सकते हो। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स वो है 10.5 नेशनलिज्म इन इंडिया, यानी भारत में राष्ट्रीयवाद। फ्रेंड्स वी ऑल नो इन द सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी बहुत सारे नेशनल मूवमेंट को भारत में ऑर्गेनाइज़ किया गया, जिसमें रेलवे का इंट्रोडक्शन, टेलीग्राफ, ये पोस्टल सिस्टम आए, जिससे पूरा जो देश है वो एक साथ खड़ा हो गया था और काफ़ी म्यूचुअल कॉन्टेक्ट हो गए थे लोगों के बीच में अमंग्स द लीडर एज वेल। तो इंट्रोडक्शन हुआ इंग्लिश लैंग्वेज का, ताकि लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करने की अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब कर पाए। और उसके बाद महात्मा गांधी जी आए, जिससे जो है पूरी नेशनलिज्म की पिक्चर ही चेंज हो गई। तो फ्रेंड्स गांधी जी ने काफ़ी सारे मूवमेंट्स भी किए थे। तो यहाँ पे 2 मूवमेंट्स हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो पहला है नॉन कॉपरेशन, यानी असहयोग आंदोलन, जो 1920 में आया था। तो देखिए यहाँ पे दे रखा है इन सपोर्ट ऑफ खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन जो मुस्लिम लेकर आए थे, और स्वराज आंदोलन, इन दोनों को सपोर्ट करने के लिए गांधी जी ने एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया 1920, यानी 1 अगस्त 1920 को। तो उन्होंने ब्रिटिश को अब कंट्री से बाहर निकालने का सोच लिया था। जैसे कि गांधी जी के पास 2 हथियार थे, एक सत्य बोलना और दूसरा अहिंसा का पालन करना, यानी ट्रुथ एंड नॉन वायलेंट। तो यहाँ पे उन्होंने नॉन वायलेंसी की जो पॉलिसी थी उसको अपनाई। उन्होंने लोगों को हिंसा का प्रयोग करने को बिल्कुल मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि जो ब्रिटिश की एट्रोसिटीज़ है, यानी उनके जो भी तरीके हैं, उनके खिलाफ हम अहिंसा का पालन करते हुए अपने इस मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें की। हर चीज़ जो अंग्रेज़ों के द्वारा स्टार्ट की गई थी, उनके जैसे क्लोथिंग थे, उनके जो एजुकेशन सिस्टम थे, कॉलेजेस थे, उनके द्वारा लाए गए गुड्स थे, सामान थे, सबको यूज़ करने से, खरीदने से मना कर दिया। उन्होंने बॉयकॉट कर दिया काफ़ी सारी चीज़ों का, जैसे कि फॉरेन क्लोथ्स को जला दिया गया, लीकर शॉप को भी ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद जो गुड्स थे उनको बाइकआउट कर दिया गया। इवन कई लोगों ने तो उनकी दी हुई उपाधियों को भी, उनके टाइटल्स को भी वापस कर दिया गया था। लेकिन ये मूवमेंट सही चल रहा था। हुआ क्या, लास्ट में चोरी चोरा इंसिडेंट हो गया, जिससे गांधी जी को ये मूवमेंट वापस लेना लगा फैब 1922। तो लगभग 1.5 से 2 साल ये मूवमेंट चला था। और दिसंबर 1929 में अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू जो लाहौर कांग्रेस फॉर्मलाइज की, जिसमें डिमांड रखी गई पूर्ण स्वराज, यानी कि फुल इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, फॉर इंडिया के लिए। तो 26 जनवरी 1930 को सेलिब्रेट किया गया इंडिपेंडेंस डे, जहाँ पे लोगों ने प्लेज ली टू स्ट्रगल फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये भी गांधी जी के द्वारा ही स्टार्ट किया गया। तो इसे गांधी जी ने दांडी मार्च से शुरू किया, जो 1930 यानी 12 मार्च 1930 में शुरू की गई। कुछ उनके फॉलोअर्स थे 78 के करीब, जो साबरमती आश्रम अहमदाबाद से शुरू हुए और दांडी जो एक वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में गाँव था वहाँ तक गए। इस टाइम क्या होता था फ्रेंड्स, सॉल्ट पर एक मोनोपोली थी गवर्नमेंट की, तो लोगों को अलाउड नहीं था वो अपना नमक भी खुद से बनाए। तो गांधी जी ने सबसे पहले दांडी मार्च शुरू की और अपना नमक बनाकर अंग्रेजों के सामने एक चैलेंज रख दिया, और जिस तरह से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो गया। इस मूवमेंट की खासियत ये थी कि औरतों ने भी इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। तो देखिए जो दोनों मूवमेंट थे, इससे हमें ये दिखा कि कैसे मासेस में इकट्ठे होकर वो पॉलिटिकल बैटल्स अपनी लोग अब खुद लड़ रहे हैं। और इस मूवमेंट का जो एंड था वो गांधी इवेंट पैक्ट 7 अप्रैल 1934 से हुआ। तो अब देखते हैं इस पर टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले वही ऑब्जेक्टिव्स में आप पूछ सकते हो कि मीनिंग और रिकॉग्नाइजेशन ऑफ सिविल डिसओबीडियंस जो है वो एट द एंड ऑफ लेसन स्टूडेंट्स को पता होगा। वो रीजंस फॉर लॉन्चिंग सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के बारे में जान पाएंगे, क्या क्या स्टेजेस इस मूवमेंट में थी, क्या इसका रिजल्ट निकला। तो ये सब जो है एट द एंड ऑफ चैप्टर बच्चों को पता होगा। प्री रिक्विजिट में आप बच्चों से कुछ चीज़ें, कुछ इवेंट जो इससे पहले हुए थे इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, वो बच्चों को उनके बारे में अवेयर करा सकते हो। लर्निंग एड्स में आप पिक्चर यूज़ कर सकते हो, हैंडआउट्स दे सकते हो। और एक्टिविटीज़ यहाँ भी 5A बेस्ड अप्रोच है। तो सबसे पहले एंगेज, कैसे बच्चों को एंगेज किया जाए। तो आप उनको कुछ पिक्चर्स दिखा सकते हो। जैसे पिक्चर दिखाओगे तो बच्चे रिस्पॉन्स करेंगे। कोई कहेगा ये मार्च है, कोई कहेगा एक रैली है अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी, कोई कहेगा इवेंट जो टेक प्लेस हुआ इंडियन इंडिपेंडेंस के टाइम पे। फिर सेकंड स्टेज आती है एक्सप्लोरेशन की, जिसमें आप टॉपिक को इंट्रोड्यूस करा सकते हो और उसके बाद अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक कर सकते हो। थर्ड स्टेज में आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि क्या है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो काफ़ी सारी यहाँ पे आप एक्टिविटीज़ करा सकते हो, जैसे ग्रुप डिस्कशन करा सकते हो, जिसमें अलग अलग ग्रुप को अलग अलग टॉपिक दे सकते हो। यहाँ पे दिया हुआ है, फर्स्ट ग्रुप को रिफ्यूज़ल टू ओबे द डिमांड्स ऑफ गवर्नमेंट, सेकंड को रिफ्यूज़ल टू ओब्लाइज सर्टेन लॉज, थर्ड को रिबेलियन अगेंस्ट अनफेयर लॉज, फोर्थ को टाइप ऑफ नॉन वायलेंट मूवमेंट। उसके बाद आप दूसरी एक्टिविटीज़ भी करा सकते हो, उनसे नोट्स बनवा सकते हो, किसने मूवमेंट स्टार्ट किया, कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट थे, क्यों इसे दांडी मार्च कहा जाता था, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ थी जो प्रोटेस्टर ने की दांडी मार्च में, रोल क्या था वुमेन का। फिर आप असेसमेंट, देखिए असेसमेंट वाला क्वेश्चन आप हर जगह ले सकते हो। टीचर कैसे असेस करेगी पर्टिकुलर स्टेज को, वो आप यहाँ पे दिखा
सकते हो, जैसे उनकी डेली डायरी यहाँ पे असेस होगी। नेक्स्ट जो स्टेज है फ्रेंड वो है एलेबोरेट। एलेबोरेट में एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन और नोट मेकिंग है। आप काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे करा सकते हो, बच्चों को कॉजेज भी बता सकते हो, कॉन्सिक्वेंसेज भी बता सकते हो, डिस्क्राइब कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए गांधी जी के कुछ रूल हैं सिविल डिसओबीडियंस के, उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेज भी बता रखा है सिविल डिसओबीडियंस के बारे में, और फिर असेसमेंट भी डेली डायरी पर, और फिर लास्ट जो है वो स्टेज 5 एवेल्यूएशन कि गांधी जी ने क्यों लॉन्च किया ये इवेंट्स बताइए सिविल डिसओबीडियंस के, कंपेयर कीजिए इस मूवमेंट को बाकी सारे मूवमेंट से, और कैसे मूवमेंट एक कैटलिस्ट की तरह फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया में काम आया। और फिर लास्ट सम अप। तो फ्रेंड्स ये यूनिट खत्म हो चुकी है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट यूनिट की, जो है लाइवलीहुड, इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी। तो फ्रेंड्स सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, फॉरेस्ट सोसाइटी, मीनिंग क्या होते हैं दोनों का, और लेवल क्या है ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन विद द फॉरेस्ट, कॉलोनाइजेशन, राइज ऑफ दैट, डिफॉरेस्टेशन, रिबेलियन, और फिर फॉरेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन जावा में कैसे हुआ, टीएलएस देखेंगे, और फिर समा। तो फ्रेंड्स इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये यूनिट हमें ये बताएगी कि फॉरेस्ट सोसाइटी और कॉलोनाइजेशन अंडर ब्रॉड एरिया ऑफ लाइवलीहुड, इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी। तो यहाँ पे एफर्ट जो है काफ़ी सारे लगाए गए हैं टू अंडरस्टैंड कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट जो सोशल ग्रुप्स होते हैं वो कन्फ्रंट कर रहे हैं एज वेल एज शेप कर रहे हैं हमारे इकोनॉमिक चेंज को इन द मॉडर्न वर्ल्ड। तो हम वेराइटी ऑफ वेज देखेंगे जिससे फॉरेस्ट वर यूज्ड बाय कम्युनिटीज़ लिविंग विद इन देम। तो ये डिपिक्ट करेगा कि कैसे 19th सेंचुरी में ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज़ और अर्बन सेंटर, शिप्स और रेलवेज, इन सब ने एक नई डिमांड ऑन द फॉरेस्ट फॉर टिम्बर और अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट के लिए जनरेट की थी। हम ये भी देखेंगे कि कैसे कॉलोनियल कंट्रोल जो था वो एस्टेब्लिश हुआ था ओवर द फॉरेस्ट, और कैसे फॉरेस्ट एरिया को मैप किया गया, ट्रीज़ को क्लासीफाई किया गया, प्लांटेशन को डेवलप किया गया, और ये सारी डेवलपमेंट ने कैसे ह्यूमन की लाइफ को या लोकल कम्युनिटीज़ की लाइफ पर अफेक्ट डाला जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे थे, कैसे रीऑर्गेनाइज किया उनकी लाइफ को, और उन्होंने रिबिल्ड भी किया अगेंस्ट द न्यू सिस्टम। तो आफ्टर द गोइंग थ्रू ऑफ दिस यूनिट वी विल एबल टू अंडरस्टैंड the meaning of forest, forest society, rise of commercial forestry, deforestation, rebellion in the forest under colonization, forest transformation क्या था जावा में, learning objectives for the contents of unit, suitable teaching learning activities, and after that assessment question। देखिए फ्रेंड्स स्टार्टिंग से ही ह्यूमन का इंटरेक्शन जो है नेचर और फॉरेस्ट के साथ रहा है एज अ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। तो बिगनिंग में जब वो हंटर गैदरर था उससे लेकर अब तक एग्रीकल्चर का यूज़ किया, इंडस्ट्रियल सोसाइटी डेवलप हुई, तब से अब तक जो है ह्यूमन और फॉरेस्ट का इंटरेक्शन बेहद रहा है। ह्यूमन ने फॉरेस्ट को एक नहीं तो दूसरी फॉर्म में यूज़ किया ही किया। तो जो सोशल साइंटिस्ट है वो एक कॉमन डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट पर कभी भी एग्री नहीं हो रहे, क्योंकि उनको पता है कि फॉरेस्ट पर डिपेंड होने वाले जो लोग हैं हर एक के लिए उन फॉरेस्ट की डेफिनेशन अलग अलग है, उनका परसेप्शन अलग अलग है, उनका यूज़ ऑफ फॉरेस्ट अलग अलग है। तो डिफरेंट सोसाइटी, डिफरेंट कल्चर के लोग फॉरेस्ट को अलग अलग तरह से देखते हैं, इसलिए कॉमन डेफिनेशन यहाँ निकल कर नहीं आ सकती। देखिए फ्रेंड्स रोमिला थापर ने ट्राई किया है, यहाँ पे आपको गिवन है। देखिए उन्होंने फॉरेस्ट को, साइंस को एक हिस्टोरिकली देखा है और कहा है कि फॉरेस्ट पीपल आर सैड टू लिव ऑन गैदरिंग रूट्स। फॉरेस्ट के जो लोग होते हैं जो फॉरेस्ट से जुड़े हुए हैं वो गैदरिंग रूट्स को कलेक्ट करने में, फ्रूट्स को कलेक्ट करने में एंड ऑन हंटिंग वाइल्ड एनिमल्स पर ही डिपेंड करते हैं। एक डिफरेंट कल्चर है फ्रॉम द कल्टिवेटर्स, यानी कि जो लोग कल्टिवेटर यानी कृषक हैं जो उस पर डिपेंडेंट हैं, जो कृषि करते हैं, और ट्रेडर्स, इन सबसे फॉरेस्ट में रहने वाले फॉरेस्ट सोसाइटी अलग है। क्योंकि फ्रेंड्स जो सोसाइटी कल्टीवेटर्स और ट्रेडर्स से बिलोंग करती है वो एक सेटल सोसाइटी होती है, जबकि फॉरेस्ट के लोग ऐसे नहीं होते। तो लाइफ ऑफ फॉरेस्ट पीपल को यहाँ पे एंटीथेटिकल यानी कि सभ्यता विकास के विरोधी के रूप में देखा जाता है टू द एवोल्यूशन ऑफ सिविलाइजेशन, अगर सिविलाइजेशन को एक सेटल सोसाइटी के रूप में कहा जाता है। तो यहाँ पर इनका कहने का मतलब ये है कि अगर सिविलाइजेशन का मतलब एक सेटल सोसाइटी है तो जो लोग सोसाइटी ऑफ फॉरेस्ट से जुड़े हुए हैं वो इनसे बिल्कुल डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ये सिविलाइजेशन के अंदर तो नहीं आते, तो इसलिए इनको सभ्यता का यानी सिविलाइजेशन का एक विरोधी माना जाता है। क्योंकि फॉरेस्ट एरिया में जो काफ़ी सारे प्रोडक्ट होते हैं फॉरेस्ट के, जैसे रूट्स हो गई, लीव्स हो गए, ट्यूबर्स हो गया, तो ये इंसान जो है काफ़ी चीज़ों के लिए फॉरेस्ट पे डिपेंड होते हैं, जैसे न्यूट्रिशियस फूड, जैसे खाना भी इनको यहीं से मिलता है, मेडिसिन भी इनको यहीं से मिलती है। एग्रीकल्चर के लिए जैसे अगर इनको कुछ भी चाहिए, बैम्बूज वगैरह या कोई भी और इम्प्लीमेंटेशन करनी, तो वो भी इनको एग्रीकल्चर से ही मिलते हैं। उसके अलावा अगर कोई डिस्पोजल समथिंग प्लेट्स या कप बनाने हैं तो लीव्स को आपस में स्ट्रेच कर देते हैं। क्रीपर्स को यूज़ किया जाता है टू मेक रॉप्स, थोड़नी बाग होती है ट्री का जो ग्रेट करने के लिए वेजिटेबल्स को यूज़ की जाती है। ऑयल फॉर कुकिंग, लाइट लैम्प्स, ये सब हमें महुआ नाम के ट्री से मिलता है। तो अलग अलग जो फॉरेस्ट पीपल हैं वो डिफरेंट फॉरेस्ट प्रोडक्ट को फॉर देयर डेली रिक्वायरमेंट्स के लिए फुलफिल करते हैं, और उसके बाद जो फॉरेस्ट है वो उनके लिए एक मेजर सोर्स होता है फॉर देयर लाइवलीहुड्स। तो लेवल ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन कैसे होता है विद फॉरेस्ट, देखिए यहाँ गिवन है द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन फ्रॉम द सिंपल सोशल फॉर्मेशन ऑफ हंटर गैदरिंग टू द कॉम्प्लेक्स सोशल फॉर्मेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी। जब एक इंसान हंटर गैदरिंग करता था तब से लेकर अब तक जब एक इंडस्ट्रियल सोसाइटी से बिलोंग करता है, इस पर काफ़ी इन्फ्लुएंस डाला है द लेवल ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन एंड फॉरेस्ट। क्योंकि ये डिफिकल्ट है इसको डिफाइन करना कि कौन से काइंड का इंटरेक्शन है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे रीजनल वेरिएशन है और जिसमें अलग अलग सोसाइटी के लिए अलग अलग डिमांड इस नेचर से हमें फुलफिल होती है, फॉरेस्ट से हमें मिलती है। तो इन सबको देखते हुए दो ब्रॉड कैटेगराइजेशन में इसको डिवाइड किया हुआ है कैसे सोशल इंटरेक्ट कर रहा है। देखिए फर्स्ट तो है वो सोल प्रोवाइडर, और उसके बाद जो सेकंड है वो है एंसिलरी प्रोडक्ट्स। सोल प्रोवाइडर का मतलब यहाँ
है कि ह्यूमन के सस्टेनेंस के लिए, सस्टेनेंस का मतलब है कि प्रोसेस ऑफ मेकिंग समथिंग कंटिन्यू टू एग्जिस्ट या फिर मीन्स ऑफ सपोर्ट। ये एक अकेली ऐसी चीज़ है फॉरेस्ट जिस पर लोग डिपेंडेंट हैं, उनकी फिजिकल नीड भी वहीं से पूरी हो रही है, उनकी जो फूड वाली नीड है वो भी वहीं से हो रही है, शेल्टर भी उनको फॉरेस्ट से ही प्रोवाइड होता है। अगर उनको हंटिंग करनी है, गैदरिंग करनी है, फिशिंग करनी है या कल्टीवेशन करना है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं उनको फॉरेस्ट से ही प्रोवाइड हो रही हैं। तो ये जो कुछ टिपिकल एग्जांपल हैं ट्रेडिशनल एथनिक ग्रुप्स का जो फॉरेस्ट पर पूरी तरह से डिपेंडेंट हैं, जैसे कि वान वागड़ी जो थार, बिरहोर है छोटा नागपुर, चेंचू, यनारी, गोंडा, रेड्डी, कोया, वोडा, बालीजी, कादर्स, बाजगा, गोंड, मुड़िया, कान, सवारा, तो ये सारे जो एथनिक ग्रुप्स हैं वो पूरी तरह से ही फ्रेंड्स फॉरेस्ट पर डिपेंड करते हैं। इनकी सारी नीड्स ही फॉरेस्ट से फुलफिल की जाती है। उसके अलावा क्या है, एंसिलरी प्रोडक्ट्स। एंसिलरी प्रोडक्ट क्या है, सेकेंडरी प्रोडक्ट्स के तौर पर। जब से एग्रीकल्चर आया है एज अ सोर्स ऑफ फूड, तब से जो है फॉरेस्ट को एज अ सेकेंडरी प्रोडक्ट कुछ इंसानों के द्वारा, कुछ इंडिविजुअल्स के द्वारा माना गया है। क्योंकि पहले इंसान जो था हर तरीके से फूड के लिए भी, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी, अपनी सर्वाइवल के लिए भी फॉरेस्ट पर डिपेंडेंट था। लेकिन अब जब से एग्रीकल्चर आया है उसके बाद से सिर्फ ये वुड के लिए, वैक्स के लिए, गम के लिए कह सकते हो, रबर के लिए, हनी के लिए, इन सब चीज़ों के लिए ही फॉरेस्ट पर डिपेंडेंट है। कॉलोनाइजेशन देखिए होता क्या है, ये एक प्रोसेस है और एक एक्शन है जहाँ पर एक टाइप से सेटलमेंट होती है, एक नई कॉलोनी बन जाती है एक कुछ लोगों की या फिर एक कंट्री की, जो क्या करते हैं जहाँ पर वो आकर सेटल होते हैं उस पूरी टेरिटरी को कंट्रोल कर लेते हैं, पूरी कंट्री को कंट्रोल कर लेते हैं। एक तरह से एक इमिग्रेशन है दूसरे लोगों का एक ऐसी जगह पर आकर बस जाना जहाँ पे वो पूरा एरिया जो है अपने अंडर ले लेते हैं और अपने सिविलाइजेशन को एक्सपैंड करते हैं, अपने कल्चर को बढ़ा लेते हैं। जैसे कि हमारे इंडिया में क्या हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी के बाद 1757 जो प्लासी का वॉर हुआ था, उसके बाद कॉलोनाइजेशन यहाँ पे स्टार्ट हो गया था, ब्रिटिश आकर यहाँ पर रहने लग गई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले पूरे बंगाल को डोमिनेंस कर लिया था। उसके बाद पॉलिटिकल इम्पैक्ट के साथ साथ वो हमारे नेचर जो था, हमारा जो नेचुरल एनवायरनमेंट था, उस पर भी आकर अपना कंट्रोल करने लग गए थे। तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पर कॉलोनाइजेशन स्टार्ट हो गया था। कॉलोनाइजेशन का मतलब ये है कंट्रोल बाय वन पावर ओवर अ डिपेंडेंट एरिया और पीपल। धीरे धीरे यहाँ पर आकर उन्होंने अपना कमर्शियल इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया और जो कम्युनिटी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंडेंट थी उनको वहाँ से दूर ले जाना शुरू कर दिया और लोकल्स का वो जो रिसोर्सेज था, नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करना, वो सब बंद कर दिया। देखिए हुआ कैसे, राइज ऑफ कमर्शियल फॉरेस्ट्री। देखिए अंग्रेज जब यहाँ पे आए थे तो उनका टिम्बर में काफ़ी इंटरेस्ट था, जिसका यूज़ वो अपनी शिप और रेलवेज वगैरह को बनाने में कर रहे थे। तो उनको डर था कि कहीं ये सारा टिम्बर जो है लोकल पीपल यूज़ ना कर लें या फिर इनकी रेकलेस जो फेलिंग हो रही है ट्रीज़ की वो ना हो, क्योंकि वो ग्रेजिंग इतनी कराते थे और पेड़ों को काटते इतने थे फॉर देयर ओन हाउस होल्ड थिंग्स। जैसे कि लकड़ी, अगर उनको कोई खाना भी बनाना था वहाँ के लोकल्स को, तो वो लकड़ियाँ काट कर ले जाते। तो जो लोकल्स थे वो पूरी तरह से फॉरेस्ट पर डिपेंडेंट थे, जिसकी चिंता अंग्रेजों को होने लगी। तो उन्होंने क्या किया, एक जर्मन एक्सपर्ट को, डैट्रिक ब्रैंडी को वहाँ से अपने ब्रिटेन से बुलाया और यहाँ पर उसको फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट बना दिया गया। तो फ्रेंड्स उसके बाद से ही एक प्रॉपर सिस्टम जो हुआ, इंट्रोड्यूस हुआ यहाँ पर, जिसमें फॉरेस्ट को मैनेज करने लगे और पीपल को ट्रेन किया गया साइंस ऑफ कंजर्वेशन। साइंस ऑफ कंजर्वेशन का मतलब क्या है, यूज़ इनको करना होता था अपने पर्पज़ के लिए और यहाँ पर लोगों का यूज़ कराना बंद कर दिया। लोगों को ये समझाया गया कि एक नेचुरल रिसोर्सेज है, इसको आप संभाल कर रखें, इसको कंजर्वेशन करें, क्योंकि अगर ये खत्म हो गया तो इससे काफ़ी दिक्कतें शुरू हो सकती है। तो लोगों को उसे काटने को मना किया गया और उसके बाद उनको एक लीगल सैंक्शन की जरूरत थी। इसका मतलब उन्होंने काफ़ी सारे रूल्स थे अबाउट द फॉरेस्ट रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए, काफ़ी सारे रूल्स बनाए और रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि कोई भी अनजान ऐसे ही बिना पूछे, बिना परमिशन लिए हमारी ट्रीज़ को कट नहीं करेगा, ग्रेजिंग नहीं कराएगा। तो क्योंकि वो अपने प्रिजर्वेशन करना चाहते थे फॉर टिम्बर प्रोडक्शन, तो जो भी इस ट्रीज़ को कट करेगा उनको सिस्टम जो है पनिश करेगा। तो उस टाइम इंडियन फॉरेस्ट सर्विस यानी कि जो IFS आप आज देख रहे हो, वो 1864 में डैट्रिक ब्रैंडी के द्वारा ही स्टार्ट की गई थी। और उसी के बाद जो है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट आया था 1865 में, और उस टाइम एक और फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूशन आया था जो देहरादून में 1906 में सेटअप किया गया था। तो ये जो सारा सिस्टम था इसको साइंटिफिक फॉरेस्ट्री बोला गया। साइंटिफिक फॉरेस्ट्री में क्या हुआ, मेन प्लांटेशन हुआ कैसे, डिफोरेस्टेशन करके। तो डिफोरेस्टेशन में प्लांटेशन कैसे रिस्पॉन्सिबल है फ्रेंड्स, ये देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री में क्या हुआ, नेचुरल फॉरेस्ट को कट किया गया और उनकी जगह एक टाइप का ट्री प्लांट किया गया वापस, जिसे हम प्लांटेशन कहते हैं। और ये होता क्यों था, देखिए रीजन था ये एक डिफोरेस्टेशन का। फ्रेंड्स, ये कमर्शियल फार्मिंग के पर्पज से कट किए जाते थे फॉर प्रॉफिट मोटिव, क्योंकि उस समय यूरोप में डिमांड थी काफ़ी टी, कॉफ़ी और रबर। तो जो प्रॉफिट देने वाले उनके लिए ट्रीज़ थे उनको यहाँ से कट कर दिया जाता था और उनकी जगह दूसरे ट्रीज़ लगाए जाते थे। तो ये इनका एक साइंटिफिक फॉरेस्ट्री था। और इसमें इसके बाद इस एक्ट को जो ये लेकर आए थे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 3 कैटेगरीज बना दी, एक रिजर्व्ड, एक प्रोटेक्टेड और विलेज फॉरेस्ट। देखिए जो बेस्ट काइंड ऑफ फॉरेस्ट थे वो रिजर्व फॉरेस्ट कहलाते थे। विलेजेस को अलाउड नहीं था, वो बिना परमिशन के वहाँ से कोई भी वुड अगर कट करके लेके जाएंगे तो उनको पनिशमेंट मिलेगी ही मिलेगी। अगर उनको अपनी हाउस बिल्डिंग के लिए या फ्यूल के लिए कोई वुड चाहिए तो वो प्रोटेक्टेड और विलेज फॉरेस्ट से ले सकते थे। डिफॉरेस्टेशन ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। देखिए डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है, डिसअपियरेंस हो जाना फॉरेस्ट का। डिसअपियरेंस हो नहीं रहे थे, किया जा रहा था। और कौन कर रहा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये सबको पता है। तो देखिए इस टाइम कॉलोनियल पीरियड वहाँ पे चल रहा था और काफ़ी सिस्टम जो था वो एक्सटेंसिव होता जा रहा था, मोर सिस्टमेटिक, मोर एक्सटेंसिव होते जा रहे थे। डिफॉरेस्टेशन एक क्लियर वे में होता जा रहा था, कोई उस पर रोक टोक नहीं थी, आसानी से अपने कमर्शियल पर्पज़ के लिए वो सारे काम किए जा रहे थे। उसके अलावा कुछ और रीज़न भी हैं यहाँ पर, देखिए वो क्या है। तो फर्स्ट कॉजेज है वो है इम्प्रूवमेंट ऑफ लैंड। इम्प्रूवमेंट ऑफ लैंड कैसे फ्रेंड्स, तो पॉपुलेशन काफ़ी थी उस टाइम,
तो जैसे ब्रिटेन गवर्नमेंट भी आकर यहाँ रहने लग गई थी तो पॉपुलेशन बढ़ रही थी, फूड की डिमांड भी बढ़ेगी, तो इसीलिए कल्टीवेशन के लिए ब्रिटेन गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट को क्लियर करने के ऑर्डर दिए। उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक नई लैंड बनाई जाए फॉर द पर्पस ऑफ कल्टीवेशन। तो कल्टीवेशन जो है एक्सपैंड हुई रैपिड मोड पे, क्योंकि ब्रिटिश ने भी एंकरेज किया प्रोडक्शन ऑफ दीज कमर्शियल क्रॉप्स, जूट, शुगर एंड कॉटन। और इनके अलावा भी फॉरेस्ट को अनप्रोडक्टिव माना गया। उन्होंने ये कहा कि इसमें ऐसा तो कुछ भी नहीं उग रहा और ऊपर से जंगल ही जंगल, जानवर ही जानवर, जंगली जानवर भरे हुए हैं, किसी को कुछ कह देंगे, इससे अच्छा इनको कट करो और यहाँ पे कल्टीवेशन लाई जाए। कल्टीवेशन भी अपने पर्पज़ के लिए कर रहे थे, अपने ही रेवेन्यू के लिए कर रहे थे और अपनी ही इनकम बढ़ाने के लिए कर रहे थे, तो इस वजह से इन्होंने ये डिफोरेस्टेशन स्टार्ट किया। उसके बाद जो दूसरा है टिम्बर फॉर द शिप एंड द ट्रेन। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, शिप्स और ट्रेन के लिए ये यहाँ से टिम्बर लेकर अपने ब्रिटेन लेकर जाने लगे। तो 1820 में ब्रिटेन गवर्नमेंट ने एक पार्टी इंडिया में भेजी ताकि वो एक्सप्लोर कर पाए हमारे फॉरेस्ट के रिसोर्सेज को। ट्रीज़ को काफ़ी भारी मात्रा में मासिव स्केल पर वहाँ पर काटा गया और वास्ट क्वांटिटी ऑफ टिम्बर यहाँ से इंडिया से एक्सपोर्ट की जाने लगी। तो 1850 में रेलवे जो था उसने एक नई डिमांड क्रिएट की, क्योंकि ये बहुत ही एसेंशियल हो गया था कॉलोनियल ट्रेड के लिए कि लाना ले जाना, तो इसलिए इन्होंने रेलवे के फ्यूल के लिए आप कह सकते हो टिम्बर मस्ट हो गया था। उसके बाद एक रीज़न प्लांटेशन भी है, जो हमने इससे पहले वाले टॉपिक में पढ़ा था कि यूरोप की जो ग्रोइंग नीड थी फॉर दीज कमोडिटी लाइक टी, कॉफ़ी एंड रबर, इसके लिए भी प्लांटेशन किया गया और काफ़ी भारी मात्रा में यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन हुआ। तो यूरोपियन क्या करते थे, यहाँ से इनको सस्ते दामों पर ले जाते थे और अपने वहाँ पर महंगे दामों पर बेच देते थे। नेक्स्ट टॉपिक है रिबेलियन इन द फॉरेस्ट में विद्रोह। तो काफ़ी सारी जगह थी हमारे इंडिया में जहाँ पर ये फॉरेस्ट में विद्रोह स्टार्ट किया गया, क्योंकि जो चेंजेस हो रहे थे वो चेंजेस हो नहीं रहे थे, वो अंग्रेज हम इंडियंस पर इम्पोज कर रहे थे। तो बहुत सारे लीडर थे जिन्होंने मूवमेंट ये स्टार्ट किए, लाइक सिद्धू और कानू ने संथल परगनाज जो झारखंड में है वहाँ पर स्टार्ट किया, बिरसा मुंडा ने छोटा नागपुर पर, और आलूरी सीताराम राजू ने आंध्र प्रदेश पर। ये सब इसी पर्पज़ के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने आवाज़ उठाई थी क्योंकि हमें सप्रेस किया जा रहा था, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को दबाया जा रहा था। नेक्स्ट टॉपिक इज पीपल ऑफ बस्तर। देखिए बस्तर था कहाँ पे, ये छत्तीसगढ़ के सदर्न मोस्ट पार्ट में था और इसका जो बॉर्डर था वो आंध्र प्रदेश, ओडिशा और महाराष्ट्र से भी लगता था। बस्तर का सेंट्रल पार्ट एक प्लेट्यू की फॉर्म में था। रिवर इंद्रावती यहाँ से बहती थी इन द फॉर्म ऑफ ईस्ट टू वेस्ट। काफ़ी डिफरेंट कम्युनिटी यहाँ बस्तर में रहती थी, जैसे मारिया एंड मोरिया, गोंस, धुरवाज, भातराज एंड हलबास। तो ये अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे लेकिन एक ही कॉमन कस्टम और बिलीफ को शेयर करते थे। तो ये जो लोग थे ये धरती को पूजते थे। धरती को क्यों पूजते थे, क्योंकि ये चीज़ सोचते थे कि जो ज़मीन पे वो रह रहे हैं वो उन्हें धरती नहीं दी है, तो इनका ये लुक आफ्टर करते थे धरती का। इनको कुछ ऑफरिंग करते थे, यानी समय समय पर कुछ हवन यज्ञ वगैरह करा देते थे और काफ़ी सारे एग्रीकल्चर फेस्टिवल ये लोग मनाते थे। तो इस तरह से अर्थ को जो है रिस्पेक्ट शो करते थे और काफ़ी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जैसे रिवर है, फॉरेस्ट है, माउंटेन है, ये इन सबको भी पूछते थे। और हर जो विलेज था इनके छोटे छोटे पार्ट बना दिए गए, हर विलेज की एक पर्टिकुलर बाउंड्री बना दी गई थी। तो जो लोग थे, लोकल लोग थे, वो सिर्फ अपने ही नेचुरल रिसोर्सेज जो उनकी बाउंड्री में कवर अप होते हैं उन्हीं की सिर्फ देखभाल करते थे। अगर उनको कुछ और चाहिए होता था, कोई वुड चाहिए होती थी दूसरे विलेज से, तो उसके लिए एक स्मॉल फी पे करते थे जिसे देवसरी और दंड बोलते थे। तो कुछ विलेजेस ऐसे थे जो प्रोटेक्ट करते थे फॉरेस्ट को बाय एंगेजिंग वॉचमैन। तो वहाँ पर वॉचमैन लगा देते थे और अगर उनको कुछ पे किया जाता था तो उनके बदले उनको कोई फीस या फिर ग्रेन दे देते थे। हर साल यहाँ पे एक बिग इवेंट होता था जहाँ पे काफ़ी सारे विलेजेस के जो हेडमैन होते थे वो एक साथ आते थे और जो इश्यूज़ थे, कंसर्न या फिर फॉरेस्ट से रिलेटेड कोई भी था उसको डिस्कस करते थे। तो सर फ्रेंड्स, एक वर्ड है परगना। परगना का मतलब क्या होता है, जब काफ़ी सारे गाँव को मिलाकर एक क्लस्टर ऑफ विलेजेस बना दिया जाता है तो उसको एक परगना टर्म का नाम दिया गया है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है द फियर ऑफ द पीपल। अब हम देखेंगे फ्रेंड्स फियर्स ऑफ द पीपल, क्या लोगों के डर थे कि क्यों उन्हें रिबल करना पड़ा। तो देखिए जब कॉलोनियल गवर्नमेंट यहाँ पे आई तो उन्होंने प्रपोज किया टू रिजर्व 2/3 ऑफ द फॉरेस्ट इन 1905। अब जो काम वो कर रहे थे वो तो ठीक था, अब उसके बाद उन्होंने एक कंडीशन और रखी कि वो पूरे जंगल का रिजर्व पार्ट में 2/3 पोर्शन रखेंगे। मैंने पहले आपको बताया था कि पूरे जंगल को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, रिजर्व, प्रोटेक्टिव और विलेज फॉरेस्ट। तो रिजर्व को अब उन्होंने बोला कि 2/3 ऑफ पोर्शन जो है वो उनको चाहिए, जिसके लिए कल्टिवेशन को स्टॉप किया जाए, हंटिंग और जो कलेक्शन है फॉरेस्ट प्रोड्यूस उसको भी बंद किया जाए। तो पीपल ऑफ बस्तर जो थे वो बहुत ही चिंता में आ गए। कुछ लोगों को ही वहाँ पे रहने के लिए अलाउ किया गया और वो क्यों किया गया, क्योंकि इनको कुछ वर्कर की ज़रूरत थी, जिसके बदले में फ्री में तो रहने देंगे अंग्रेज उनको, लेकिन उसके बदले उनको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कुछ काम करने पड़ेंगे, कटिंग करनी पड़ेगी, ट्रांसपोर्टिंग करनी पड़ेगी ट्रीज़ की, और कभी भी फायर वगैरह हो तो उससे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा फॉरेस्ट को। तो ऐसे लोगों को फॉरेस्ट विलेज कहा गया। उसके बाद बाकी जो भी थे दूसरे विलेजेस के लोग, उनको वहाँ से बिना किसी नोटिस के, बिना किसी कंपेंसेशन के वहाँ से डिस्प्लेस कर दिया गया। पहले ही लोग बहुत चिंता में थे, उनके लैंड रेंट इतने ज़्यादा थे, उनके पास इनकम का कोई इतना अच्छा सोर्स नहीं था, लेबर उनसे गवर्नमेंट फ्री करा रही थी, गुड्स उनसे फ्री में मतलब सारे काम करवाए जा रहे थे। अब उसके बाद फेमाइन एक और आ गया था। तो फेमाइन का देखिए पीरियड दिया हुआ है यहाँ पे। तो रिजर्वेशन जो था वो उनके पास एक लास्ट ही स्ट्रो था। तो पीपल ने क्या किया, गैदर होना इकट्ठा किया। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक परगना नामक मतलब ऐसे एक मीटिंग बोलते थे, वो बिग इवेंट बनाते थे साल में एक। तो ऐसे ही जगह उन्होंने मिलना शुरू किया और अपने जो इश्यूज़ थे उनके बारे में डिस्कस करना शुरू किया। चाहे वो बाजार हो, चाहे फेस्टिवल हो, जहाँ जहाँ वो जाते थे वहीं वहीं लोग इकट्ठे हो जाते थे। तो एक इनिशिएटिव लिया गया धुरवाज ऑफ द कंगेर फॉरेस्ट ने, जहाँ पे रिजर्वेशन जो है सबसे पहले टेक प्लेस हुआ। रिजर्वेशन का मतलब है ब्रिटिश के खिलाफ एक आंदोलन या आवाज़ उठाई गई। ऑल्दो यहाँ पे कोई सिंगल लीडर नहीं था, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि गुंडाधुर नामक एक बंदा था जो नेथानर विलेज से था। ये एक अकेला ऐसा
ऐसा था जो इन सब का लीडर था। तो 1910 में ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ। इसमें लोगों ने क्या किया, मैंगो बूज मतलब जो आम के जो पेड़ होते हैं उसकी जो लकड़ी हुई, लंप ऑफ अर्थ हुआ, छोटे छोटे पत्थर हुए, चिलीज हुई, मिर्च, एरोज जो भी थे वो उन्होंने एज ए वेपन यूज़ करना शुरू किया और उसी को सर्कुलेट करना शुरू किया आपस के गाँव में कि जब भी अंग्रेज हमारे साथ कुछ ज्यादती करेंगे तो हम इस तरह के वेपन जो हैं उनके अगेंस्ट यूज़ करेंगे। तो हर गाँव ने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया रिबेलियन में। तो बाजार को लूटा गया और जो हाउसेस थे ऑफिशियल और ट्रेडर्स के, स्कूल थे, पुलिस स्टेशन थे, सबको जला दिया गया, लूट लिया गया और जो जितना भी वो लूट कर ग्रेन उनको मिलता था वो सब इकट्ठे बैठकर मतलब खाते थे और इन्हीं को आपस में रिडिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो मोस्ट ऑफ दोस्त थे जिन पर अटैक किया गया था वो कॉलोनियल स्टेट के ही थे। और उसके बाद एक विलियम वार्ड नाम का एक पर्सन था जो एक मिशनरी लेकर आया जिसने सारा इवेंट ऑब्जर्व किया। उसने देखा कि एक जगदलपुर एक प्लेस है जहाँ पर सारे लोग भाग भाग कर इकट्ठे हो रहे थे, चाहे वो मर्चेंट्स थे, चाहे वो पियोन थे, चाहे स्कूल मास्टर थे। तो भाग भाग कर जिनको दिक्कत थी और जो ब्रिटिश से जुड़े हुए थे वो वहाँ इस प्लेस पर आकर एक साथ हो रहे थे। तो ब्रिटिश ने क्या किया, इस सब रिबेलियन को सप्रेस करने के लिए एक ट्रूप्स अपनी रेल जो उन्होंने बनाई थी वहाँ से यहाँ पर मंगवाई। आदिवासी लीडर ने इनको रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन ब्रिटिश ने पूरे कैंप को सराउंड कर लिया और उन पर गोलियाँ चलानी शुरू कर दी और उन सब बंदों ने जिन्होंने रेबल में पार्टिसिपेट किया था उनको पनिश करना शुरू कर दिया गया। मोस्ट विलेजर्स जो थे काफ़ी जा चुके थे, वो जंगल में भाग चुके थे जिस वजह से विलेज जो थे वो काफ़ी खाली खाली हो गए थे। ब्रिटिश को कम से कम 3 महीने लगे इस पूरी कंडीशन को वापस पाने के लिए, लेकिन फिर भी जो एक पर्सन था गुंडाधुर उसको वो कभी भी कैप्चर नहीं कर पाए, जिस वजह से कहा जाता है कि विक्ट्री जो है उस समय भी इंडियंस की ही हुई थी। उसके बाद रिजर्वेशन को टेम्पररी सस्पेंड कर दिया गया, मतलब जो 2/3 पोर्शन उन्होंने डिसाइड किया था लेने का अब वो उसका भी हाफ हो चुका था बिफोर 1910। तो स्टोरी ऑफ फॉरेस्ट और पीपल ऑफ बस्तर यहाँ पे खत्म नहीं हुई। इंडिपेंडेंस के बाद भी सेम प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग पीपल आउट ऑफ द फॉरेस्ट एंड रिजर्विंग देम फॉर इंडस्ट्रियल यूज़ कंटिन्यू। अब लोगों को जंगल से तो उन्होंने दूर कर दिया लेकिन उन्हीं को अपने इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, अपने इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए उन्होंने एज ए वर्कर रखना शुरू कर दिया। हुआ क्या था फ्रेंड्स, देखिए 1970 में वर्ल्ड बैंक ने प्रपोज किया कि 4600 हेक्टेयर जो नेचुरल साल फॉरेस्ट है उसको रिप्लेस करके ट्रॉपिकल पाइन बनाने की परमिशन दी जाए। और वो क्यों बनाने की परमिशन दी जाए, क्योंकि उस पाइन से जो पल्प निकलता था वो पेपर इंडस्ट्री के लिए काफ़ी अच्छा होता था। तो ये सिर्फ लोकल एनवायरमेंटलिस्ट जो थे वहाँ के उनके प्रोटेस्ट की वजह से इस प्रोजेक्ट को रोका। जावा जो है फ्रेंड्स राइस प्रोड्यूसिंग आइलैंड है इंडोनेशिया में। एक बार क्या होता है, ये पूरा का पूरा जो एरिया है वो फॉरेस्ट से भरा हुआ था। वहाँ पे भी कॉलोनियल पावर कोई आई थी, जैसे हमारे यहाँ ब्रिटेन आई थी वहाँ पर डचेज आए थे। तो जो जो दिक्कतें हमें सहन करनी पड़ी थी उस टाइम में वही डच लोगों ने यहाँ के इंडोनेशिया के लोगों को दी थी। तो काफ़ी सिमिलैरिटीज़ है, जो कंट्रोलिंग पावर ये लेकर आए थे वही ब्रिटेन वहाँ पर लेकर आए थे। तो इंडोनेशिया और इंडिया ने सेम सफरेज किया। जावा जो है एक इंडोनेशिया में प्लेस है जहाँ पर डच आए और स्टार्ट करने लगे फॉरेस्ट मैनेजमेंट को, जैसे ब्रिटिश ने किया। तो ऐसे ही इनको भी टिम्बर चाहिए था टू बिल्ड शिप। तो 1600 में पॉपुलेशन ऑफ जावा जो थी एस्टिमेटेड वो 3.4 मिलियन थी। वहाँ पे देयर वर मैनी विलेजेस थे जो फर्टाइल प्लेन्स थे, बट देयर वर ऑल्सो मैनी कम्युनिटीज़ लिविंग इन द माउंटेन्स और जो शिफ्टिंग कर रहे थे कल्टिवेशन को। तो वो भी ऐसे ही सीधे साधे ट्राइबल पीपल थे। नेक्स्ट हेडिंग है द वुड कटर ऑफ जावा। फ्रेंड्स उस टाइम एक कम्युनिटी होती थी नेम्ड कलंग्स जो बहुत ही स्किल्ड थे फॉरेस्ट कटर में, मतलब उनको जानकारी थी कि कौन सा फॉरेस्ट का ट्री हमें कट करना चाहिए, कौन सा नहीं कट करना चाहिए, और शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स थे वो। तो काफ़ी वैल्यूएबल हुआ। 1755 में क्या हुआ, एक माताराम किंगडम था जिसने जावा को स्प्लिट कर दिया। पूरी 6000 कलंग की फैमिली थी, दोनों हिस्सों में 3-3 हज़ार बांट दिए गए। 3000 किंग ने अपने हिस्से में इसलिए रखे क्योंकि उसको पता है कि विदाउट दिस कलंग फैमिली दे आर नॉट एबल टू बिल्ड देयर ओन प्लेसेस। तो जब डच आए तो उन्होंने भी इनके ऊपर कंट्रोल करना शुरू किया और उन्होंने कलंग को अपने अंदर काम कराना शुरू कर दिया, उस पर अटैक कर दिया, लेकिन फिर भी ये लोग जो है सक्सेसफुल उसमें नहीं हो पाए। तो उसके बाद क्या हुआ, डच साइंटिफिक फॉरेस्ट्री क्या है। देखिए 19th सेंचुरी में हुआ क्या, जब डचेज आए थे जावा में तो उनको ये पता लगा हमें सिर्फ लोगों को कंट्रोल नहीं करना बल्कि उनकी टेरिटरी को भी कंट्रोल करना है। तो उन्होंने काफ़ी सारी लॉज बना दिए और विलेजर्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि वो फॉरेस्ट को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। कुछ स्पेसिफिक पर्पस ही थे, जैसे रिवर बोट बनानी हो या हाउस कंस्ट्रक्ट करना हो या कोई और स्पेसिफिक काम हो, सिर्फ उसी के लिए ही वो फॉरेस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर विदाउट परमिशन उन्होंने ग्रेजिंग भी कराई या ट्रांसपोर्ट भी किया वुड को और फॉरेस्ट रोड से भी गए विद हॉर्स और कार्ट्स और कैटल्स, तो उनको पनिश किया जाएगा। तो मतलब हर तरीके से उनको जंगल से दूर रखा गया। देखिए डचेस ने क्या किया, फर्स्टली इम्पोज किया रेंट उस ज़मीन का, और कुछ लोगों को वहाँ पर रहने की इजाज़त थी जो लोग उनके लिए फ्री में काम करेंगे और अपनी जो बफेलोज थी या कोई भी एनिमल उनके पास था वो कटिंग के लिए और ट्रांसपोर्ट करने के लिए टिम्बर में उनकी हेल्प करेंगे। फिर कुछ टाइम बाद जो फॉरेस्ट विलेजर्स वहाँ काम करते थे उनको स्मॉल वेजेस जो है वो डचेस देने लगे, लेकिन फिर भी राइट टू कल्टिवेट फॉरेस्ट अभी भी उनके लिए रिस्ट्रिक्टेड था। नेक्स्ट टॉपिक सामिन चैलेंज। देखिए 1819 के करीब सुरंतिको सामिन जो आए उन्होंने इस बात पर क्वेश्चनिंग करनी शुरू कर दी कि इस स्टेट पर, फॉरेस्ट की स्टेट पर ऑनरशिप है किसका। उसने आर्ग्यू किया कि स्टेट ने विंड को नहीं बनाया, वाटर को नहीं बनाया, अर्थ को नहीं बनाया और वुड को नहीं बनाया, तो वो कैसे इस पर अपना अधिकार समझ सकते हैं। तो डचेस पर उन्होंने क्वेश्चनिंग किया और उसने एक मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। जल्दी लोगों को ये बात समझ आने लगी तो हर कोई सामिन्स का सन इन लॉ बन गया, मतलब सामिन्स का फॉलोवर हो गया और उसके आइडियाज़ को अपनाने लगा। अगर कोई भी इनसे
डचेस जैसे आते थे और अगर इनसे टैक्सेस की डिमांड करते थे या कोई भी फाइन लेते थे तो इन्होंने इसको डिनाई करना शुरू कर दिया। अब जो नेक्स्ट है वॉर एंड डिफॉरेस्टेशन। देखिए वो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था इसका मेजर इंपैक्ट पड़ा था फॉरेस्ट में। इंडिया में जैसे आपने देखा लोग छोड़ कर चले गए थे ज़मीन को, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ट्रीज़ को फ्रीली कट किया जाता था टू मीट ब्रिटिश वॉर नीड्स, ब्रिटिश की ज़रूरतों के लिए, लेकिन आम इंसान की ज़रूरत को उसमें हामी नहीं भरी थी। तो जावा में क्या हुआ था, जैसे ही जापानीज़ वहाँ पर आए, देखिए वर्ल्ड वॉर के बाद जापानीज़ ने भी यहाँ पर अटैक कर दिया तो डचेस को डर लगने लगा क्योंकि जापानीज़ उस समय बहुत स्ट्रॉन्ग पावर में थी। तो उन्होंने एक स्कोर्स्ड अर्थ पॉलिसी अपनाई। स्कोर्स्ड अर्थ पॉलिसी में क्या हुआ, जैसे ही वो वहाँ से छोड़ के जाने लगे तो उसने जितनी भी सॉमिल्स थी वहाँ पर या फिर जो ह्यूज पाइल्स थे, जाइंट टीक लोग्स थे, सबको जलाना शुरू कर दिया ताकि वो जापानीज़ के हाथ ना लगे। तो जापानीज़ ने भी पूरे फॉरेस्ट को एक्सप्लॉइट कर दिया रेकलेसली फॉर देयर ओन वॉर इंडस्ट्री, और उन्होंने वहाँ पे रहने वाले लोगों को फोर्स किया ताकि वो ट्रीज़ को कट डाउन करें, इस पूरे जंगल को जला दें या ख़त्म कर दें। तो काफ़ी विलेजर्स ने इस पर्पज़ के साथ उनको जलाया, उनकी हेल्प की ताकि वो एक्सपैंड कर पाएंगे अपना कल्टीवेशन उसी फॉरेस्ट में। तो आफ्टर द वॉर हुआ क्या, ये डिफिकल्ट हो गया इंडोनेशिया फॉरेस्ट सर्विस के लिए टू गेट दिस लैंड बैक। तो जैसे इंडिया में हुआ था, पीपल की नीड फॉर एग्रीकल्चर लैंड हैज़ ब्रोड दैम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट डिजायर टू कंट्रोल द लैंड एंड एक्सक्लूड पीपल फ्रॉम इट। न्यू डेवलपमेंट्स इन फॉरेस्ट्री। तो फ्रेंड्स ये लास्ट टॉपिक है इसका। देखिए सिंस 1980 में क्या हुआ, जो गवर्नमेंट थी एशिया और अफ्रीका की, उन्होंने सोचना शुरू किया कि साइंटिफिक फॉरेस्ट्री के नाम पर ये लोग जो जाकर कम्युनिटीज़ को उन्हीं की फॉरेस्ट पे जिस पे वो सस्टेन कर रहे हैं दूर रखा जा रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट रादर देन कलेक्टिंग टिम्बर हैज़ बिकम अ मोर इंपॉर्टेंट गोल। तो यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट को रियल मायने में जाना जाने लगा, सिर्फ टिम्बर को कलेक्ट करने की बजाय हमें एक्चुअल में फॉरेस्ट को कंजर्व करना चाहिए। और गवर्नमेंट ने इस गोल को अचीव करने के लिए उन्हीं लोगों पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जो उनके आसपास रहते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, अगर वो जो वहाँ की फॉरेस्ट कम्युनिटी है, जो फॉरेस्ट पीपल है, वो सिर्फ अपनी नीड के अकॉर्डिंग ही रिसोर्सेज का यूज़ करेंगे, वो उसको एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हीं से अगर वो उसको एक्सप्लॉइट करेंगे तो फ्यूचर में उन्हीं को ही प्रॉब्लम होने वाली है। तो उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें स्टार्ट की, उनको एक सेक्रेट ग्रूव्स यानी कि पेड़ों को पूजने लग गए, और किसी चीज़ को अगर हम पूजते हैं, भगवान मानते हैं, तो उनको काटना अशुभ माना जाता है। तो ऐसी एक मेंटालिटी लोगों की बनने लगी। उन्होंने गार्ड रखने की बजाय खुद ही फॉरेस्ट को पेट्रोल करना यानी उसकी देखरेख करना शुरू किया, और अगर वो रखते भी थे तो मिलकर उसको पे भी करते थे। तो लोकल फॉरेस्ट कम्युनिटी थी और जो एनवायरमेंटलिस्ट थे वो एक डिफरेंट फॉर्म में फॉरेस्ट मैनेजमेंट के बारे में सोचने लगे, जिसके लिए देखिए 2006 में फॉरेस्ट राइट एक्ट भी गवर्नमेंट ने जनरेट किया है, जिसमें कम्युनिटी को राइट है कि वो अपने फॉरेस्ट को, अपने आसपास के एरिया को खुद प्रोटेक्ट और मैनेज कर सकते हैं। जबकि सेक्शन 3 जो 1 है वो प्रोवाइड राइट, वो हमें एक राइट भी देता है, पावर देता है टू कंजर्व कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेज। जबकि सेक्शन 5 है जो हमें ये बताता है कि कम्युनिटी को एक जनरल पावर है टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था थाउजेंड ऑफ विलेज कम्युनिटीज़ के लिए जो अपने फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ पर पूरी तरह से डिपेंडेंट और उनको प्रोटेक्ट कर पा रहे थे फॉरेस्ट माफिया से, लैंड ग्रैबर से। फ्रेंड्स अब उसके बाद हम देखते हैं टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजी। देखिए टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजीज़ में जैसे मैंने आपको वही 3 चीज़ बताई हैं, लर्निंग ऑब्जेक्टिव, उसके बाद टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ और लास्ट में असेसमेंट। तो टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव इस पर्टिकुलर टॉपिक के बाद मिलेंगे। रिलेशनशिप बिटवीन फॉरेस्ट लाइवलीहुड, इंपैक्ट ऑफ कॉलोनाइजेशन क्या हुआ, रिलेशनशिप क्या है ह्यूमन एंड फॉरेस्ट, और बाकी भी आप सब यहाँ देख सकते हो। टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ में आप उनको काफ़ी सारे टॉपिक से एक्सप्लेन करा सकते हो कि फॉरेस्ट क्या होता है उनको बताइए, और उसके बाद फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स को लिस्ट करने की आप एक्टिविटी उनको दे सकते हो, और खुद भी कुछ बोर्ड पर जैसे यूज़ करके या कोई भी पेपर लिया उस पर काफ़ी सारी लिस्ट आपने बना दी और उसमें से इनको डिफरेंशिएट या कैटेगराइज करने को बोल सकते हो। उनको बता सकते हो कि कमर्शियल फॉरेस्ट्री का राइज कैसे हुआ। फिर एक्टिविटी 1 आप डिस्कस करा सकते हो इन सारी चीज़ों को, उनको प्रोजेक्ट वर्क भी दे सकते हो, इंडिविजुअली भी और ग्रुप में भी, और उसके बाद आप डिफॉरेस्टेशन टर्म के बारे में बता सकते हो। तो ये सारी जो चीज़ें हमने चैप्टर में पढ़ी है वो एक्टिविटीज़ में आप इंक्लूड कर सकते हो और बच्चों को टॉपिक से गो थ्रू करा सकते हो। रिबेलियन क्या होता है फॉरेस्ट में, ये 4th एक्टिविटी दी हुई है। उसके बाद डिस्कशन करा सकते हो, और एक्टिविटी 2 में आप फिर से प्रोजेक्ट वर्क जो फॉरेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन है जावा का, उस पर प्रोजेक्ट दे सकते हो। तो फ्रेंड्स लास्ट वही असेसमेंट क्वेश्चन जिसमें मीनिंग ऑफ फॉरेस्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन फॉरेस्ट सोसाइटी एंड सेटल सोसाइटी, डिफरेंशिएट करना बिटवीन सोल प्रोवाइडर्स और एंसिलरी प्रोडक्ट्स, जो हमने सारे टॉपिक पढ़ रखे हैं। तो फ्रेंड्स ये यूनिट खत्म हो चुकी है। अब इसके बाद हमने आपको कहा था कि हम टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजी का जो हमने ब्रीफ में बनाया है वो हम आपको शो करने वाले हैं। तो आइए उसके बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स इसकी PDF जो है आपके साथ टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दी जाएगी। देखिए टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजीज में सिर्फ आपको 3 पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, ऑब्जेक्टिव, एक्टिविटीज़ और असेसमेंट। तो टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आप किसी भी पॉइंट के लिख सकते हो, किसी भी टॉपिक जो भी आप करा रहे हो वो लिखा। प्री रिक्विजिट जिसमें आप प्रायर नॉलेज उनकी कहाँ तक होनी चाहिए, कौन कौन से टॉपिक वो पहले से अवेयर होनी चाहिए, ये सब। और फिर उस लर्निंग एड्स आप कौन कौन से यूज़ करने वाले हैं, लर्निंग रिसोर्सेज उस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ाने के लिए, वो डिफाइन करना है। फिर टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ है। तो ये 5A बेस्ड अप्रोच है फ्रेंड्स। स्टेज 1 है एंगेज, जिसमें आप इंडिविजुअली वर्क देंगे ताकि बच्चा जो है काम करने में एंगेज रहे। उसके बाद स्टेज 2 एक्सप्लोर करना, आप टॉपिक से इंट्रोड्यूस कराएंगे और जैसे ही आप इंट्रोडक्शन देंगे, उनकी प्रायर नॉलेज चेक करेंगे, आप अनाउंसमेंट कर सकते हैं अपने टॉपिक की। स्टेज 3 क्या है एक्सप्लेन, आप प्रेजेंटेशन दिखाएंगे, बच्चों को एक्टिविटीज़ करके दिखाएंगे, असेसमेंट क्वेश्चन उनको देंगे, नोट्स बनाने के लिए बोलेंगे। स्टेज 4 है इलेबोरेट
इलेबोरेट, आप उनके कॉजेज, कॉन्सिक्वेंसेज, डिस्क्रिप्शन, कंपेयर, समराइज, ये सब आप उनको स्टेज 4 पर करके दिखाएंगे। एक्टिविटीज़ करा सकते हैं, ग्रुप में भी, इंडिविजुअल में भी, प्रॉब्लम्स रिलेटेड क्वेश्चन दे सकते हैं, असेसमेंट करा सकते हैं, असेसमेंट क्वेश्चन के थ्रू करा सकते हैं, एमसीक्यूज, फिलअप्स, ट्रू फॉल्स सब दे सकते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग कराइए, रोल प्ले कराइए, डिबेट, डिस्कशन, ये सब आप स्टेज 4 में करा सकते हैं। उसके बाद जो स्टेज 5 है वो है असेसमेंट की, जिसमें इवैल्यूएशन जो है पार्ट इन्वॉल्व होता है। आप यहाँ पे रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस और एक्टिविटीज़ उनको वहीं पे दे सकते हो एज एन होमवर्क। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।